साथियों, एक बार पुनः आपका चैनल पर स्वागत, अभिनंदन। हम हैरोड-उमर मॉडल पर बात कर रहे थे। इससे पहले हमने दो वीडियो में, पहले वीडियो जिसमें हैरोड-उमर मॉडल से संबंधित जो मान्यताएं हैं, अजम्पशन है, उन पर हमने बात की। उनसे संबंधित प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं उन पर हमने बात की थी। उसके बाद हमने दूसरे पार्ट में हैरोड-उमर मॉडल से संबंधित जो 3 प्रकार की ग्रोथ रेट है, जैसा कि यहाँ हम देख पा रहे हैं, जिसमें हमने GA, GN और GW ये क्या है उस पर हमने बात की। एक बार पुनः हम इस बात पर चर्चा करेंगे। साथ ही उस सेकंड पार्ट में हमने GA और GW यानी GA तो क्या है, एक प्रकार से एक्चुअल ग्रोथ रेट है, वास्तविक ग्रोथ रेट है, और GW जो कि अभिष्ट वारंटेड ग्रोथ रेट को दर्शाता है। और यहाँ हमने ये देखा था कि GA ग्रेटर देन GW हो तब कैसी स्थिति उत्पन्न होती है, और GA लेस देन GW हो तो किस प्रकार की स्थिति बनती है, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। उन तमाम बिंदुओं को हमने पार्ट सेकंड में देखा था। जिन साथियों ने वो वीडियो नहीं देखा है, आवश्यक रूप से देखें ताकि ये आज का वीडियो समझने में आसानी हो। आज एक विशेष रूप से हम इस बात को समझेंगे कि जिसमें GN नेचुरल ग्रोथ रेट को भी हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। एक बार पुनः मैं बताना चाहूँगा, जिसको GA भी बोला जाता है, वास्तविक वृद्धि दर, एक्चुअल ग्रोथ रेट, यानी अर्थव्यवस्था वास्तव में जितनी दर से बढ़ रही है, ग्रोथ रेट एक्चुअल कितनी है, वो हो गई आपकी GA यानी एक्चुअल ग्रोथ रेट। दूसरी हम यहाँ देखें जिसको बोला गया है अभिष्ट वृद्धि दर, जिसको GW से दर्शाया है, वारंटेड ग्रोथ रेट, वह दर है जिसमें हम ये देखें कि जो उद्यमी है, जो एंटरप्रेन्योर्स है, वो जिनका संतुष्ट रहते हैं, उनका सर्टिफिकेशन रहता है और पूंजी का पूरा उपयोग रहता है, वो GW है। और तीसरी जो ग्रोथ रेट है जिसका हम रिलेशन देखेंगे, GN नेचुरल ग्रोथ रेट, यानी ये इस बात को दर्शा रही है कि हमारी जो लेबर फोर्स है और यानी जनसंख्या है और जो तकनीकी प्रगति है, जो टेक्नोलॉजी का प्रोग्रेस है, उसके आधार पर कितना संभव अधिकतम वृद्धि हो सकती है, उसको दर्शा रहे हैं। एक छोटे से एग्जांपल मैं इसको बताना चाहूँगा कि हम जैसे एग्ज़ाम से पहले ये निर्धारित कर रहे हैं कि मेरे 95% होने चाहिए। अगर ये 95% हो रहे हैं मेरे, तो इसका मतलब मैं यहाँ मेरा सर्टिफिकेशन लेवल रहेगा, मैं संतुष्ट रहूँगा। तो ये बताइएगा साथियों, कौन सी ग्रोथ रेट है। मान लीजिए ये है GW है, यानी इसकी हमने अपेक्षा की, इसके अनुसार हमने संसाधन जुटाने का प्रयास किया, ये हम चाहते हैं। परंतु नेचुरल ग्रोथ रेट इस बात को दर्शा रही है कि मान लीजिएगा ये हमारे 90% के हिसाब से है। ये देखें, यानी ये हमारी जो वास्तविक जो संसाधन है, आप देखोगे कि जितने भी स्टूडेंट हैं वो उनके पास जो संसाधन है, सोर्सेज है, या जिस स्थिति में रह रहे हैं, या आप देखिएगा कोई, आप जैसा कि एक एग्जांपल हम लें, कोई शहरी क्षेत्र में रह रहा है, उसके माता पिता अच्छी स्थिति में है, और आप देखोगे एक बच्चा है वो जंगली क्षेत्र में रह रहा है जहाँ संसाधनों के अभाव है। तो ऐसी स्थिति में हम 95 तो प्राप्त करना चाह रहे हैं, लेकिन हमारी जो वास्तविक स्थिति है, मतलब हमारी जो प्राकृतिक वृद्धि दर, जो हमारी जो लेबर फोर्स है, हमारी टेक्नोलॉजी है, जनसंख्या है, या हमारे जो नेचुरल सोर्सेज हैं, वो इस बात की गवाही नहीं दे रहे हैं कि हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं। हमारे पास, हम चाह तो रहे हैं लेकिन वो इतना, यानी हमारी कैपेसिटी के अनुसार ये है। और एक है एक्चुअल में आप मान लीजिए 92% हमें प्राप्त हुए हैं। ये तो वास्तविक स्थिति को दर्शा रहा है। और ये हम जहाँ हम ये देखें, जो हमारा एक प्रकार से हम देखें प्रोड्यूसर है, एंटरप्रेन्योर्स है, वो यहाँ सर्टिफिकेशन में रहते हैं। कैपिटल अगर इस प्रकार की ग्रोथ रेट का प्रयोग किया जा रहा है, तो इसका मतलब उस जो भी कैपिटल हमने लगाई है, जो भी हमने प्लान बनाया है, उसका पूरा का पूरा प्रयोग होता है। और GN आप समझ गए हैं, नेचुरल ग्रोथ रेट, जो हमारे यहाँ संसाधन है उसके आधार पर जो हमारी लेबर फोर्स है, जो जनसंख्या की वृद्धि दर है, जो टेक्नोलॉजी है जो दी गई है, जिसके आधार पर कितना अधिकतम संभव वृद्धि दर हम प्राप्त कर सकते हैं। और एक्चुअल आप समझ, तो एक्चुअल ही ये बताएगी कि अर्थव्यवस्था में अगर स्फीति इन्फ्लेक्शन की स्थिति है या अविस्फीति यानी डिफ्लेक्शन की स्थिति है, वो इस बात को दर्शाएगी। अब यहाँ आप देखोगे कि अगर पूर्ण रोजगार की स्थिति है तो GW और GN दोनों बराबर है, पूर्ण रोजगार है। और जो भी कैपिटल है, जो मशीनरीज है, उनका पूर्ण उपयोग हो रहा है, कैपेसिटी के आधार पर पूरा उपयोग हो रहा है, न तो इन्फ्लेक्शन की स्थिति है, न डिफ्लेक्शन की स्थिति है, और सतत एवं संतुलित वृद्धि दर प्राप्त हो रही है। परंतु ये तीनों दरों में कोई विचलन होता है तो अर्थव्यवस्था में दीर्घकालीन अस्थिरता आ जाती है। या तो आप देखोगे
तेज़ी आ जाएगी या मंदी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो यहाँ हम दोनों स्थितियों को देखेंगे, तेज़ी कब हो सकती है और मंदी कब हो सकती है। साथियों बने रहें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, बड़े आसान तरीके से आपको ये बात समझ में आएगी। पहले हम पहली स्थिति को समझते हैं। पहली स्थिति आप देखोगे कि जो वारंटेड ग्रोथ रेट है, जो अभिष्ट वृद्धि दर है, वो प्राकृतिक वृद्धि दर से क्या है, अधिक है। आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हो GW ऊपर है और GN नीचे है। कहने का तात्पर्य ये है, यहाँ आप समझिएगा, GW इस बात को दर्शाती है कि अगर यहाँ ग्रोथ रेट अगर रहती है, वास्तव में है नहीं है ये, तो एक आप इस GW ग्रोथ रेट को चाह रहे हो, इसकी कल्पना कर रहे हो, है ना, इसको आप रिक्वायर्ड है एक प्रकार से, आप समझ रहे हो ना कि इतना, जैसे मैंने बताया ना कि मैं 95% चाहता हूँ। अगर इसके आधार पर चल रहे हैं तो एक प्रकार से आप देखोगे जो प्रोड्यूसर है, एंटरप्रेन्योर्स है, जो उद्यमी है, वो संतुष्ट रहते हैं। लेकिन वास्तव में जो हमारे प्राकृतिक, हम देख रहे हैं ना, हमने जिसकी बात की नेचुरल ग्रोथ रेट की, जो हमारे लेबर फोर्सेस है, जनसंख्या की स्थिति है, टेक्नोलॉजी है, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है, प्राकृतिक संसाधन है, वो इस बात की गवाही नहीं दे रहा है, वो नीचे है। ठीक है। अब यहाँ आप देखोगे कि जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि उद्यमी अधिक वृद्धि की अपेक्षा करते हैं, लेकिन हमारी जो नेचुरल जो ग्रोथ रेट है वो एक सीमा उसकी कम रहती है। अब यहाँ हम ये देखेंगे क्यों, क्योंकि लेबर्स की क्या है, क्योंकि ये GN नीचे, इसका मतलब लेबर्स कम है। हमने जो कल्पना की है, जिस अभिष्ट वृद्धि दर को हम प्राप्त करना चाह रहे हैं, उसके आधार पर हमने कैपिटल लगाई है, हमने इन्वेस्टमेंट का प्लान किया है, वो प्लान है उस तो किया है, परंतु उतनी हमारे पास लेबर फोर्सेज नहीं है ना, कमी है। ऐसी स्थिति में जो हमारी मशीनरीज है उसका पूरा उपयोग नहीं हो पाएगा, और जब नहीं हो पाएगा, क्योंकि जितनी हमने कैपिटल लगाया उसके अनुसार हमारे पास लेबर फोर्स नहीं है, इसका मतलब एक्सेस कैपेसिटी उत्पन्न होगी, है ना। धीरे धीरे आप देखोगे निवेश है, क्योंकि आप ये यहाँ देख रहे हो ना कि ऐसी स्थिति में हमने जो जिसकी कल्पना की थी उसके आधार पर तो हम प्राप्त ही नहीं कर पा रहे ना। इसका मतलब धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट क्या होगा, कम होगा, उत्पादन कम होगा, रोजगार कम होगा, और क्या होगी, आय घटेगी। और जब इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है, निवेश, उत्पादन, रोजगार, आय घटती है, इस स्थिति को आप समझते हो, वो दीर्घकालीन मंदी की स्थिति को दर्शाता है ना। ऐसी स्थिति में आप देखोगे कि जो बचत है वो एक बुराई बन जाती है। क्यों, थोड़ा सा जिन साथियों मैं पहले बता रहा हूँ कि जिन्होंने जो पहले जो 2 वीडियो नहीं देखे वो आवश्यक रूप से देखिएगा, क्योंकि हमने ये देखा कि जो ग्रोथ रेट है वो जो किसका है, यहाँ हम देखेंगे जो हमारा सेविंग रेशो है, और नीचे V क्या है, जो कैपिटल आउटपुट रेशो है। जो सेविंग रेशो के साथ इसका, क्योंकि ऊपर है, इसका मतलब इसके साथ पॉजिटिव रिलेशन है, और जो पूंजी उत्पादन अनुपात है इसके साथ नेगेटिव। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि लेबर की कमी हो रही है, उसके कारण मशीनरीज का पूरा उपयोग नहीं हो रहा है। इसका मतलब हमने ये देखा, अगर सेविंग ज़्यादा हो रही है तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा तो मशीनरीज वगैरह जो आप कैपिटल है उसकी कैपिटल स्टॉक की वृद्धि होगी, उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा। लेकिन यहाँ स्थिति उल्टी है, यहाँ हम चाह ही नहीं रहे कि निवेश बढ़ाएं और बढ़ाएं, क्योंकि हमारे पास इतना लेबर फोर्स है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में अगर सेविंग बढ़ रहा है तो वो एक प्रकार से इस बात कि एक तरह से वो बुराई मानी जाएगी, क्योंकि यहाँ पहले से निवेश नहीं बढ़ रहा है, पहले से निवेश नहीं करना चाह रहे हैं, और हम सेविंग बढ़ाकर नहीं, क्योंकि यहाँ हैरड मोदी कह रहे हैं जब सेविंग रेशो बढ़ेगा इसका मतलब बचत के अनुसार निवेश बढ़ेगा, पूंजी स्टॉक बढ़ेगा, है ना, तो इससे रोजगार उत्पादन में वृद्धि होगी। लेकिन वो चाह ही नहीं रहे हैं। अब यहाँ जब हमने ये GW आप देखोगे कि यहाँ हमने इस GW के हिसाब से, क्योंकि ये नीचे की ओर स्थित है, इसका मतलब जो हमने कैपिटल की कल्पना की है वो कैपिटल का हम पूरा उपयोग नहीं हो रहा है, एक्चुअल की स्थिति। अब हम किस स्थिति को देखेंगे, एक्चुअल वाली स्थिति को देखेंगे, और ये एक्चुअल स्थिति कहाँ जा रही है, नीचे की ओर जा रही है। इसको देखेंगे तो एक प्रकार से नीचे की ओर जा रही है, इसका मतलब मंदी हो रही है, ग्रोथ नीचे की तरफ जा रहा है, मंदी हो रहा है। हो क्यों रहा है ये, क्योंकि हमने जो कल्पना की GW के हिसाब से, उसके हिसाब से हमने ये देखी कि एक प्लान बनाया, उसके हिसाब से हमने मशीनरीज लगाई, लेकिन वास्तव में जब ये कल्पना की उसके हिसाब से हमने वास्तविक स्थिति बन जाती है ना। जैसे हमने 95% की कल्पना की, लेकिन अब वो तो कल्पना का एक प्लान बना लिया, लेकिन हम काम कर रहे हैं, इसका मतलब वो एक्चुअल स्थिति को दर्शा रहा है। तो एक्चुअल में हम ये देखेंगे कि जो
एक प्रकार से जो वास्तविक पूंजी है वो क्या और हो जाएगी, ज़्यादा रह जाएगी, क्योंकि हमने जो प्लान बनाया इस जीडब्ल्यू के हिसाब से प्लान बनाया, लेकिन जीएन तो नीचे रह गई ना, लेबर फोर्स कम रह गया ना। इसका मतलब वास्तव में जो कैपिटल जो पूंजी उत्पादन अनुपात है जो वास्तविक है, एक आप साथियों पहला वीडियो दूसरा वीडियो देखिएगा, वहाँ बेहद आसान। और इसका मतलब सी आर से जो सी एक्चुअल स्थिति है वो क्या हो गई, पूंजी उत्पादन अनुपात ज़्यादा रह गया है। समझ में आ गई होगी बात। तो आप यहाँ कारण और परिणाम देखोगे कि श्रम की कमी हो गई, मशीनरीज बेकार हो गई, पूंजी की अधिकता हो जाएगी, क्योंकि हमने जो कल्पना की उसके हिसाब से हमने मशीनरीज लगाई है कि हमें इतना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इतना हम मांग डिमांड के अनुसार हम कार्य करना चाहते हैं, परंतु वास्तव में जो वास्तविक जो पूंजी, ये सी किसको दर्शा रहा है, वास्तविक पूंजी उत्पादन अनुपात को दर्शा रहा है, और सी आर किसको दर्शा रहा है, रिक्वायर्ड को, है ना। रिक्वायर्ड के हिसाब से निर्धारित कर लिया, लेकिन वर्तमान स्थिति हम देखें, एक्चुअल स्थिति देखें, तो एक्चुअल में क्या होगा कि वो ज़्यादा रह गई ना। क्यों? क्योंकि जीएन क्या है, नीचे है यहाँ तक। और ये स्थिति कौन सी हो जाएगी, मंदी की और गतिहीनता की स्थिति हो जाएगी साथियों यहाँ से। और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जब निवेश कम होने लग जाएगा, उत्पादन कम होने लग जाएगा, तो रोजगार में धीरे धीरे क्या आने लग जाएगी, धीरे धीरे बेरोजगारी बढ़ने लग जाएगी। दूसरी स्थिति यहाँ हम समझेंगे, स्थिति यहाँ देखिए साथियों की ठीक उसकी उल्टी है, क्योंकि यहाँ हम देखेंगे कि जो हमने जीडब्ल्यू निर्धारित की है, जो हमने एक प्रकार से हम देखें जो उद्यमी है, जो एंटरप्रेन्योर्स है, जो प्रोड्यूसर है, वो अपनी जो अभिष्ट वृद्धि दर है वो कम निर्धारित करके चल रहे हैं। मान लीजिएगा वो 5% के हिसाब से ही निर्धारित कर रहे हैं, लेकिन जो जीएन है, हमारे पास जो प्राकृतिक संसाधन है, हमारे पास जो लेबर फोर्स है, जनसंख्या की स्थिति है, हमारी टेक्नोलॉजी है, वो 8% तक हम इसको रख सकते हैं। परंतु अब यहाँ ये जो जीएन है प्राकृतिक तो ज़्यादा हो गई, लेकिन हमने प्लान किसके हिसाब से बनाया है, जीडब्ल्यू के हिसाब से बनाया है। मशीनरीज किसके हिसाब से लगाई है, योजना किसके हिसाब से लगाई है, जीडब्ल्यू के हिसाब से लगाई है। परंतु हम कर क्या सकते थे, हमारे पास जो हमारी योग्यता है, कैपेसिटी है, वो हमारी ज़्यादा थी, हम ज़्यादा रख सकते थे। तो ऐसी स्थिति में आप देखोगे कि ये अब क्या होगा, यहाँ श्रम की अधिकता है ना, क्योंकि ये जीएन ज़्यादा है। अगर हम 8% के हिसाब से भी काम कर सकते थे, है ना, इतना हमारे पास हमारी योग्यता थी। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि पूंजी वस्तुओं की कमी रहेगी, क्योंकि जीडब्ल्यू के हिसाब से वारंटेड हम देख रहे हैं रिक्वायर्ड ग्रोथ रेट है 5% के हिसाब से हम काम कर रहे थे, वो हमने कम निर्धारित की है। हम ज़्यादा निर्धारित कर सकते थे, हमारे पास इतनी लेबर फोर्स थी, इसलिए पूंजीगत वस्तुओं की क्या हो गई है, कमी हो गई है। व्यवसायिक अधिक निवेश करने लगेंगे, क्योंकि है ना, हमारे पास हम देखेंगे हम करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो जीएन है वो इस बात की गवाही दे रहा है कि आप भाई काम करो, आपके न तो टेक्नोलॉजी की कमी है, ना आपके पास लेबर फोर्स की कमी है। तो धीरे धीरे क्या होगा, निवेश बढ़ेगी, मांग तेज़ी से बढ़ेगी, और जब डिमांड बढ़ेगी तो आप पता है कि कौन सी स्थिति आएगी, इन्फ्लेक्शन की। और ऐसी स्थिति में बचत एक गुण होगा, क्योंकि हमने ये बात समझी ना कि जी बराबर इक्वल्स टू एस अपॉन वी। जब ये सेविंग रेशो अधिक होगा तो निवेश बढ़ेगा, पूंजी स्टॉक बढ़ेगा, उत्पादन व रोजगार बढ़ेगा, तो जिससे ये ग्रोथ रेट बढ़ेगी। इसका मतलब इन दोनों के बीच में अच्छा रिलेशन है, सीधा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। तो यहाँ एक बचत को एक गुण माना जाएगा। और ऐसी स्थिति में क्या होगा, जी है वो जीडब्ल्यू से ऊपर, यहाँ देख रहे हो ना, ये ऊपर की ओर जा रही है, ऊपर की ओर जा रही है, क्योंकि पिछली बार हमने देखा नीचे की तरफ जा रही है, इसका मतलब मंदी की स्थिति होगी, और ऊपर की ओर जा रही है तो तेजी की स्थिति होगी। और तो ऐसी स्थिति में आप देखोगे क्या होगा, श्रम की अधिकता रहेगी, लेकिन यहाँ पूंजी की कमी रहेगी, शॉर्टेज है ना, क्योंकि हम जीडब्ल्यू नीचे रखे भाई, हम रिक्वायर्ड हमने पहले 95% की सोची, अब हम सोच रहे हैं कि मैं पास ही हो जाऊंगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा भाई, है ना, लेकिन हम मेहनत कर सकते हैं 95% तक की, है ना। तो ऐसी स्थिति में जो वास्तविक पूंजी है वो जब हम काम करने लगे तो वास्तविक पूंजी हमारी क्या पड़ गई, कम पड़ गई, क्योंकि हमने यहाँ जो निर्धारित की थी जीडब्ल्यू के हिसाब से। लेकिन ऐसी स्थिति में जब हम काम करना चाहे, तब ऐसी स्थिति में जो हम, क्योंकि हमारी जीएन तो अधिक है ना, हम और अधिक, हमारे पास लेबर फोर्स है तो और बढ़ा सकते थे, लेकिन हमारी वास्तविक जो पूंजी है वो ऐसी स्थिति में क्या पड़ गई, कम पड़ गई। और ऐसी स्थिति में आप देखोगे स्फीति और तेजी की स्थिति बनती है। तो दो प्रकार की स्थिति है, इसको हमने समझा। अब हम यहाँ आगे देखें इस बात को, देखो कि क्या होता है असंतुलन की स्थिति में। तो
आधारभूत कुछ मान्यताएं हैं उसके कारण उत्पन्न होता है, जैसे स्थिर उत्पादन फलन है, फिक्स्ड प्रोडक्शन फंक्शन लिया है, और जो बचत अनुपात है सेविंग रेशो है वो स्थिर लिया है, और हमने ये देखा कि श्रम शक्ति की स्थिर वृद्धि दर है उसको भी यह लिया है। ये हमने दो प्रकार की स्थिति देखी है, GW लेस देन हो तब कैसी स्थिति होगी, और GW ग्रेटर देन है तब कैसी स्थिति होगी। और ये इस प्रकार के निष्कर्ष के रूप में हमने ये पहुंचा कि कब ये मंदी की स्थिति होती है, कब तेजी की स्थिति होती है। इस प्रकार हम यहाँ देखेंगे हैरड मॉडल के अनुसार दीर्घकालीन स्थिरता के लिए आवश्यक है कि वास्तविक जो वृद्धि दर है, अभिष्ट वृद्धि दर और प्राकृतिक जो ग्रोथ रेट है वो एक समान हो, और अगर एक विचलन इसमें अगर विचलन होने पर या तो स्फीति की स्थिति उत्पन्न होगी, इन्फ्लेक्शन की स्थिति उत्पन्न होगी, या डिफ्लेक्शन की स्थिति होगी, जिसको हमने ये कहा छुरीदार समस्या इसको कहा है। तो इस प्रकार हमने ये हैरड मॉडल को समझा है। नेक्स्ट वीडियो में हम डोमर मॉडल को समझेंगे। आपके कमेंट का आवश्यक रूप से दीजिएगा कि किस प्रकार से आपको ये आज का कंटेंट लगा है। धन्यवाद।